परफॉर्मेंस है अभी तक? देखिए, अभी तेज प्रताप यादव जो हैं महुआ में पीछे चल रहे हैं और वहां पर एलजेपीआर के संजय सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। दरअसल जो एमओवाई समीकरण वहां पर उसमें जो बिखराव हुआ है उसका लाभ एलजेपीआर को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव और इसके बाद मुकेश रोशन के बीच में वोटों का बंटवारा हुआ है और उसका फायदा मिलता हुआ संजय सिंह को दिख रहा है। चलिए, तो संजय सिंह को सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन जी पटना से हमारे साथ हैं। पटना से राकेश रंजन जी, अभी हम जो बातें कर रहे थे, देखिए जो हाई प्रोफाइल सीटें थी, जो सियासी दिग्गज हैं वो अमूमन ज्यादातर सीटों पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, या सियासी दिग्गज या सम्राट चौधरी हो। जी नहीं, ये तो सही बात है ना कि ये सब जितने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन हैं या फिर आप कहें कि वो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है या आइकन टर्न पॉलिटिशियन है, ये सब का एक अपना ऑरा बन जाता है, इनकी चमक धमक रहती है। और जब ये फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करते हैं ना तो ज्यादा जीतते हैं, लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब वो कंटेस्ट करना शुरू करते हैं तो कई बार वो बाहर भाग जाते हैं। तो युवा जो रहते हैं ना वो काफी प्रभावित होते हैं, जो यंग होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे इस इलेक्शन में लगभग 14 लाख ऐसे वोटर्स थे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना वो बिल्कुल रॉ हैं, कच्चे हैं, वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो वो इनके प्रति बड़ा आकर्षित होते रहते हैं। तो मुझे लगता है उसका एक फायदा जरूर इन सब हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को मिल रहा है, या जो दूसरे फील्ड से पॉलिटिक्स में आए हैं, टर्न किए हैं। जैसे एक जमाना था कि जब अमिताभ बच्चन ने इलेक्शन लड़ा था तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो भारत के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनको उन्होंने हरा दिया था। तो इन लोग में कैपेसिटी रहती है कि फर्स्ट टाइम जरूर वो हरा सकते हैं। जी, और रघुनाथपुर से ओसामा भी आगे चल रहे हैं, लगता है उन्हें भी व्यापक समर्थन मतदाताओं का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रघुनाथपुर सीट भी काफी चर्चा में थी राकेश जी। रघुनाथपुर सीट की चर्चा थी, लेकिन ये शुरू से था कि ओसामा साहब जो है वहां से चुनाव जीत सकते हैं और उसी एक्सपेक्टेशन पर वो अब तक खरे उतरे हैं और वो लगातार जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीट है, देखिए इस इलाके में आप देखिए तो एक सिवान की दूसरी सीट है, वहां पर भी काफी चर्चा थी, क्योंकि वो वीआईपी सीट अगर आप कह लीजिए, वीवीआईपी सीट अगर कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां पर मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, सामने अवध बिहारी चौधरी हैं, तो इस सीट पर भी सबकी नजर जो है वो लगी हुई थी। 6 बार के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, मंगल पांडे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट को लेकर एक क्यूरियोसिटी जो है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन फिलवक्त जो जानकारी है वो यही है कि यहां पर जो है मंगल पांडे को बढ़त अभी मिली हुई है। दरअसल वहां पर अगर आप देखिएगा तो जनसुराज ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है और एआईएमआईएम से भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो अगर एमओवाई के एम में अगर थोड़ा बिखराव होता है तो उसका लाभ मंगल पांडे को आगे भी मिल सकता है। वैसे देखना है कि ये ट्रेंड आगे चलता रहता है या कुछ बदलता है। फिलहाल तो मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। फिलहाल मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। पटना से राकेश जी भी कुछ कह रहे थे। राकेश जी, हम सुनना चाहेंगे, आप भी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ना असल कंफ्यूजन ये हो जा रहा है ना कि हम राकेश जी बोलते हैं, अब मैं प्रोफेसर राकेश कहूंगा। मैं ये कह रहा था ना जी, अच्छा जी, हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि कई बार जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं आप देखेंगे कि वैसे लोग जो दूसरे फील्ड में थे वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और ये जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जैसे कोई गायक आ जाता है, कोई बहुत बड़ा एक्टर आ जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि हेमवती नंदन बहुगुणा ये बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, और ये राष्ट्रीय स्तर के नेता लीडर थे, उन्हें हराना आसान नहीं था। लेकिन अमिताभ बच्चन आ गए उनके विरुद्ध, और अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम है। तो वैसे ही बिहार में भी ना कई जो सीटें हैं ना उस पर ये जो नए जो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, दूसरे फील्ड से आकर बन रहे हैं ना, वो युवाओं को बड़ा प्रभावित करते हैं। और बिहार में इस बार जो वोटर्स थे लगभग 14 लाख वोटर ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष 19 वर्ष है, जेएन जी के बाद का जनरेशन है ये, ठीक है। तो इन लोगों में ये एक बड़ा प्रभावित लोग करते हैं, एक आइकॉन के रूप में देखते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये उनके पक्ष में ज्यादा वोटिंग करते हैं। तो इसलिए उसका एक फायदा मिलता है इन लोगों को और ये जीत जाते हैं। जी, मधु मंजरी जी, आपके लिए भी ये राहत की बात होगी कि ओसामा अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे हैं।
जी बिल्कुल, ओसामा जी आगे चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनका घर रहा है, लोग उनको पसंद करते हैं। या तो हिना शाह को हो गए या ओसामा जी को लोग वहाँ पसंद करते हैं। उस क्षेत्र में उनकी एक वर्चस्व है, लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में जो है आए और उनको लोग सपोर्ट करते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी ने उन पे भरोसा किया है, तो मुझे लगता है वो जरूर जीत के आएंगे। और बाकी सारे जो समीकरण है, वो समीकरण के हिसाब से अगर देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि यूथ ने बहुत ज्यादा वोट किया है, और बिहार का जो समीकरण था यूथ के अगर बीच में जाते हैं, आप देखेंगे कि सी वोटर के रिपोर्ट में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है सबसे फेवरेट चेहरा जो है सीएम फेस के लिए आए थे। तो इस तरह से हमें मानना है कि युवा का जो है, युवा की पहली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और युवा चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जिस तरह से वो रोजगार की बातें करते थे। पहली बार बिहार का इलेक्शन जो हुआ, जो कि शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए जो बात कर करके नौकरी को के लिए मतलब आगे आकर के बात करते, कहीं ना कहीं युवाओं में रुझान आया था। और वही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आपको जो महिलाओं के खाता में जो 10,000 रुपया देने का काम जो किया है, ये कहीं ना कहीं सी वोटर का रिपोर्ट है। और जिस तरह से युवाओं का रुझान तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ बढ़ता था, तो इसको काट के लिए इन्होंने ये किया है। और इस पे हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी जो इस तरह से युवा इस बार बढ़ चढ़ करके वोट किया है, तो उस पर हमें भरोसा है कि आगे चल करके रुझान में फर्क आएगा। चलिए, 135 सीटों पर अभी तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए, और 136 वो आंकड़े हो गए हैं, और 70 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हमारे साथ गोपालगंज से एसके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। गोपालगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है गोपालगंज से, एसके श्रीवास्तव? जी, आपको बता दूं, गोपालगंज के जो थावे में डाइट सेंटर में सुबह से मतगणना के शुरू हो गया है। मतगणना को लेकर जो गोपालगंज पुलिस अधीक्षक है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार हर एक जो गतिविधि है उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। कैंपस में मौजूदगी है, देख सकते हैं किस तरह से जिला प्रशासन यहाँ पे लगातार जिला पदाधिकारी और जिला के पुलिस अधीक्षक है, उनके बाद जो अध्यापन है उनकी निगरानी लगातार इस गतिविधि पे रखा जा रहा है। लगातार जो यहाँ पे जो क्रिया है उस पर चल रहा है। जो गोपालगंज जिला में कुल 2373 मतदान केंद्र बने हुए थे, जहाँ से कि मशीन और जो ईवीएम मशीन है उसको लाकर यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। और आज सुबह से सभी जो प्रत्याशी थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके उपस्थिति में और जो मजिस्ट्रेट थे उनके उपस्थिति में उसको खोला गया और निकाल कर अब गिनती का कार्य शुरू हो गया है। जैसे ही पहले राउंड का अगर आता है तो फिर देखा जा रहा है कि किसकी रुझान किधर जा रहा है। 6 विधानसभा के लिए यहाँ पे कुल 46 मतदाता जो उम्मीदवार है वो इस तरह मैदान में है। अब जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जो रुझान आएगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है, किसके पक्ष में जीत जा रहा है और किसको हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अगर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की बात करें या गोपालगंज जो जिला पदाधिकारी हैं पवन कुमार सिन्हा, उनकी अगर बात करें तो लगातार ये सारी गतिविधियों पे नजर बना के रखे हुए हैं और लगातार जितनी भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं लगी है इस पे सभी पे गतिविधि पे नजर रखा जा रहा है। करीबन जो डाइट सेंटर है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर से ही जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पे पहुंचने वाले सभी जो छोटे बड़े जितने भी मार्ग है सभी पे तैनात किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस जवान को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सके और लगातार हर गतिविधि पे नजर रखा जा रहा है। जी राकेश रंजन जी, जो आंकड़े आ रहे हैं 145 के आंकड़े को छूती हुई एनडीए अब दिखाई दे रही है। जी हाँ, 145 नहीं अब 148 के आंकड़े को छूते हुए जो है एनडीए नजर आ रही है। लेकिन जो एक सिवान में मंगल पांडे को बढ़त थी, अब अवध बिहारी चौधरी सिवान में जो है वो लीड कर रहे हैं। देखिए महागठबंधन में भी कई सीटों पर जो है बढ़त अच्छी बना कर रखी है। मनेर से भाई वीरेंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव, नवादा से कौशल यादव की बढ़त जो है वो बनी हुई है, हसनपुर से माला पुष्पा
अनुपम आगे हैं, परबत्ता से डॉक्टर संजीव, रघुनाथपुर से ओसामा साहब, उजियारपुर से आलोक मेहता आगे बने हुए हैं। शाहपुर में भी परिवर्तन हुआ है, राकेश ओझा पहले आगे चल रहे थे लेकिन अब राहुल तिवारी ने शाहपुर में बढ़त बना ली है, तो कुछ जगहों पर वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बाढ़ में कर्णवीर सिंह यादव जो हैं उनको बढ़त दिख रही है। मटिहानी में बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। दानापुर से रीतलाल यादव ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। छपरा में भी खेसारी लाल यादव लगातार बढ़त पर हैं और लालगंज में शिवानी शुक्ला को बढ़त है। किशनगंज की सीट, इस सीट पर लोगों की नजर है, यहां पर कमरूल होदा जो हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। और सिवान में जैसा मैंने आपको बताया कि अवध बिहारी चौधरी जो है उन्होंने जो है अपनी बढ़त बना ली है। गया टाउन से मंत्री प्रेम कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं, ये दिख रहा है। जाले से जीवेश मिश्रा आगे हैं। तरारी से विशाल प्रशांत जो है वो आगे चल रहे हैं। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, बहादुरपुर से मदन सहनी को भी बढ़त है। रोसड़ा, लौरिया और केवटी ये तीनों सीटें भी लोगों की नजर में है और इन तीनों सीटों पर जो है फिलहाल एनडीए को बढ़त दिख रही है। माझी से रणधीर कुमार सिंह पीछे हो गए हैं, कुछ देर पहले तक वो आगे चल रहे थे। चलिए, तो ये रुझान सामने आ रहे हैं, आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो बड़े हैवीवेट चेहरे थे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर राकेश रंजन जी के पास चलेंगे। और प्रोफेसर राकेश रंजन जी, इस बार जो देखिए आंकड़े आ रहे हैं 148 पर एनडीए है और आरजेडी यानी महागठबंधन 72 सीटों पर है, और इसमें से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं हमारे सामने, आरजेडी अपने दम पर 45 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर। देखिए, उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस भी 60 सीटों पर लड़ी है, बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है। राकेश जी, प्रोफेसर राकेश जी। जी जी, इसमें यह बात है ना कि आप कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखें और आरजेडी के स्ट्राइक रेट को देखें। अगर 60 सीटों पर आप खड़े कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और 18 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो 48 सीट, मतलब 1/3 सीटें आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को देखेंगे ना तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर यहां दिख रहा है। इसमें ना एक दो चीजें बड़ा मायने मुझे लगती है कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू के बीच में आपस में वोट ट्रांसफर होते हैं, उनके बीच एक बहुत पुराना गठबंधन है और वो गठबंधन को दोनों लोग समझते हैं। कई बार थोड़े बहुत ऊंच नीच होते रहते हैं, लड़ाइयां थोड़ी बहुत होते रहते हैं, लेकिन फिर भी दो जो बड़े लीडर हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, ये लोग आपस में फिर समझौता करके एक साथ हो जाते हैं। अब कांग्रेस का कैंपेनिंग आप देखिए तो शुरू में राहुल गांधी आ ही नहीं रहे थे इस कैंपेनिंग में, तो वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज कर रही थी और आरजेडी को उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा था। या फिर तेजस्वी अकेले बहुत सारी रैलियां कर रहे थे और वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो उनके साथ नहीं जा रहे थे। तो ऐसे में आरजेडी के वोट ट्रांसफर पता नहीं कांग्रेस को कितने हो पाएंगे तो बाद के आंकड़े बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से भी कमजोर हो चुकी है। कोई लोकल लीडर नहीं है, अगर उसको आगे बढ़ना होगा तो एक लोकल लीडर बनाना पड़ेगा जो कांग्रेस को एक पुनर्जीवित कर सके बिहार के स्तर पर कम से कम, या पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट में अधिकांश राज्यों में यही स्थिति है। यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश भी उनके हाथ से निकल गया, राजस्थान भी उनके हाथ से निकल गया, उत्तराखंड में भी वही स्थिति हो गई है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मधुमंजरी जी से जानना चाहेंगे। मधुमंजरी जी, जो रुझान आ रहे हैं अगर यही रहते हैं तब फिर तो देखिए प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं उनसे कहां तक आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी आप जिस तरह से आपने दिखाया कि अभी जस्ट अभी 68 पे थे, 72 पे हम आए हैं अभी, तो धीरे धीरे हमारा जो वो है ग्राफ बढ़ेगा। अलग अलग सीटों पे अलग अलग समीकरण होता है। आप अगर उत्तर बिहार की बात देखें तो अलग बात होती है और दक्षिण बिहार की अलग बात होती है, तो रुझान अलग अलग होता है। और जैसे जैसे समय आएगा और जगहों का रुझान आना शुरू होगा तो फिर हमारा जो है काउंटिंग का जो नंबर है हमारा बढ़ोतरी का वो आगे बढ़ेगा और ये आज परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। और जहां बात करते हैं बिहार की, तो किसी भी अगर आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्टी होती है, आप यहाँ देखें कि बिहार में भी आप मोदी जी के नाम पे ही इलेक्शन लड़ते हैं, ना कि बिहार के किसी नेता के नाम पे लड़ते हैं। आज भी मजबूरी बीजेपी को है कि वो नीतीश कुमार जी का ही चेहरा मान रहे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी में नीतीश कुमार जी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब नेशनल पार्टी की बात करें
करें और क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी का जो होता है वो क्षेत्रीय नेता होता है, लेकिन अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो आज भी जो है बीजेपी में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर बीजेपी भरोसा कर आगे ला करके अपने दम पे वो मतलब वो लड़ सके। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी बिहार में कोई भी तीन पार्टी ही मेन है और बीजेपी भी है। बीजेपी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कोई बिहार में अकेले आकर के सरकार बना ले। कोई भी चेहरा बीजेपी का ऐसा नहीं है जिसके भरोसे बीजेपी भरोसा करे और सोचे कि नहीं अकेले के दम पे हम बना सकते हैं। तो कोई भी अकेला बना नहीं सकता। गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, गठबंधन है, गठबंधन का धर्म है, सबका सीटों का बंटवारा अलग अलग होता है। तो ये तो बना हुआ रहता है। कहीं भी क्षेत्र में जो लोकल लेवल पे जो क्षेत्रीय पार्टी है तो उनके नेता ज्यादा प्रभावशाली तो होते ही हैं। चलिए, महुआ से एलजेपीआर के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, उन्हें फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव और आरजेडी के बीच जो जंग हुई है उसका सीधा फायदा उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच पटना स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के नूर आलम जी जुड़ गए हैं। नूर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नतीजों को लेकर जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? जो जनता का ये विश्वास है वो नीतीश जी और मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं और एनडीए की अच्छी बहुमत, पिछली से अच्छी, इस बार अच्छी बहुमत से सरकार बन रही है और हम लोग जनता के विश्वास पे खड़े उतरे हैं। या पूरे बिहार में मान लीजिए कि जो खास करके महिलाएं हैं जी, महिलाएं पे जो नीतीश जी और मोदी जी जो उनको भैया मानते हैं, महिलाएं बिहार में नीतीश जी को भैया मानते हैं, देश के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए वो मोदी जी को भैया मानते हैं। तो उस पर उन्होंने महिला अपने भैया को वोट दिए हैं और फुल बहुमत से सरकार बना रही है। बिल्कुल। क्या लगता है, फैक्टर्स क्या कुछ रहे? क्या जनता का रुझान शुरू से ऐसा था या चुनाव के बीच में? आपको क्या लगता है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के इस कदर पिछड़ने के पीछे वजह क्या रही? नूर आलम जी। कांग्रेस और आरजेडी का तो आपसी तालमेल सही नहीं है और क्या है क्या नहीं उसके तो उसकी मामला है। हमें तो अपने जो पांचों दल है, जो पांचों पांडव है जी, वो अपने धर्म युद्ध पे उतरे थे, धर्म युद्ध में विजय पाए हैं। महाभारत की तरफ पिछली बार भी जो विश्वास की है, जो बिहार की जनता जो विकास पे विश्वास करके वोट डाली है, जो राहुपुर ऐसे दियर में जो कि लोग नाव से लोग चलते थे, वो समझिए वो पीपा पुल कभी बना कभी नहीं बना, इतना दुश्वारी था, इतना वहाँ पर ये था। लेकिन पुल बनने से वो बहुत ही मतलब विकास हुआ है। वहाँ के लोग, वहाँ के खास करके यादव बहुमल क्षेत्र है तो बहुत अच्छा विकास हुआ। उसी तरह अन्य पूरे बिहार में वो अच्छी विकास के पुल पुलियाँ हैं। अभी मेट्रो, हमारी सरकार ने मेट्रो भी निकाली है। तो ये सब देखते हुए जनता ने वो बहुमत देने की बात। चलिए, नूर आलम जी के पास फिर हम आएंगे। कटिहार से इस वक्त हमारे संवाददाता रतन जुड़ गए हैं। रतन, क्या कुछ अपडेट है वहां से? जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मेरे पीछे जो कृषि उत्पाद बाजार समिति है, यहाँ पे 87 प्रत्याशी है, उनका मत जो है आज जो भाग का फैसला होना है। जो कि पहले राउंड में जो है कि कटिहार से जो है एनडीए के प्रत्याशी जो तारकिशोर प्रसाद है, जो 4 बार विजय हासिल करने के बाद 5वीं बार मैदान में और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ये पहले राउंड में 1270 वोट से आगे थे। लेकिन दूसरे राउंड में जो है वीआईपी के प्रत्याशी ने 775 वोट से आगे चल रहे हैं। जो वीआईपी के प्रत्याशी है सौरभ अग्रवाल, वो 775 वोट से आगे चल रहे हैं। और वहीं बलरामपुर की बात कर ले तो बलरामपुर में महागठबंधन जो है वो आगे चल रही है और वहीं उसके पीछे जो है कि एनडीए के जो प्रत्याशी है संगीता देवी, वो पीछे चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी देखा जाए तो एनडीए वहां भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, एनडीए अभी पीछे, जो सदर विधानसभा है उसमें एनडीए जो 775 वोट से आगे पीछे चल रही है और बलरामपुर में भी एनडीए पीछे चल रही है और मलिहारी में भी एनडीए पीछे चल रही है। 3 विधानसभा में एनडीए पीछे चल रही है। अभी 4 का आना रुझान बाकी है। राकेश जी, कटिहार को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए एनडीए गठबंधन वहां पर पीछे चल रहा है, वहां महागठबंधन को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सपेक्टेड लाइन है। कटिहार में एक कीन कॉन्टेस्ट है, ये चर्चा हो रहे थे क्योंकि जो वीआईपी से उम्मीदवार हैं
उनके जो पिताजी हैं वो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनकी माँ वहाँ की मेयर हैं, माँ बेटे के साथ लगातार चुनाव प्रचार में थी और ये कहा भी जा रहा है कि वहाँ का चुनाव जो है वो आखिरी मोमेंट तक चलेगा, वहाँ कभी कोई ऊपर कोई नीचे जाएगा। ये कॉन्टेस्ट जो है वहाँ का बहुत मुश्किल है। बलरामपुर की बात की, वहाँ से भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब अली, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो जो है एक तगड़ी फाइट करनी थी और वो लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। ये ट्रेंड रहा है। इसी तरह से मनिहारी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पिछले कई चुनाव से वहां पर लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। तो बलरामपुर और मनिहारी की जो सीट है वो पहले से भी ऐसा दिख रहा था कि भाकपा माले और कांग्रेस के पक्ष की तरफ जो है वो झुक सकती है। कटिहार की सीट पर लोगों की नजर बनी रहेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला वहां पर बहुत कांटे का होने वाला है। किसी राउंड में कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, तो ये मुकाबला आखिर तक चलेगा। तो रतन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे वहां से अपडेट, कटिहार से अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अभी आपने भी सुन लिया कि कांटे का मुकाबला कटिहार में होगा और वो जो सीटें हैं वो काफी अहम सीटें हैं और सबकी नजरें वहां बनी रहेंगी। हमारे साथ नूर आलम जी बने हुए हैं। नूर आलम जी, देखिए थोड़ी देर पहले मधु मंजरी जी कह रही थी कि भाई ये जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं तो महिलाओं ने आगे आकर खूब वोट किया है और वही रुझानों के तौर पर सामने आ रहे हैं। इस बात से कहां तक आप इत्तेफाक रखते हैं नूर आलम जी? माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, ये तो रोजगार के लिए उन्होंने पैसे दिए कि रोजगार करें, महिलाएं आगे बढ़े, ताकि अच्छी जो रोजगार कर पाएंगे उनको आगे का भी रास्ता खुला मिलेगा। तो वो तो अलग मैटर है, इनकी जो बोले हैं वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं अपने जब इस बार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है तो महिलाओं खास करके तो हमेशा वोटिंग में आगे नहीं है, खास करके ग्रामीण महिलाएं। तो इससे महिलाएं का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शराबबंदी का भी मामला है ना, शराबबंदी का भी मामला, जो शराबबंदी में जो जितने भी थे वो शराब पी के अपने घर पे जाते थे, पैसे कम बचाते थे। तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो शराबबंदी बंद की उसका भी असर दिखा है और पिछली बार भी दिखा था, ऐसा भी दिख रहा है तो का असर दिख रहा है। राकेश रंजन जी, आप देखिए इस एग्जिट पोल के आसपास जो हम चर्चा कर रहे थे वही आंकड़े खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखा जाए 237 सीटों के रुझान आ गए हैं, 6 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और 151-52 सीटों पर एनडीए आगे है, यानी 150 से 55 के बीच अगर रुझानों को माना जाए तो आंकड़े खड़े हो रहे हैं। प्रोफेसर राकेश रंजन जी। जी हाँ, ये ना आपने बिल्कुल ये सही कहा कि लगभग ये 150 ये स्टेबल फैक्टर हो गया, इसमें 2-4-5 सीटें इधर उधर जा सकती हैं। लेकिन ये पूरा जो इलेक्शन हुआ था ना वो विमेन सेंट्रिक बाद में हो गया। विमेन सेंट्रिक इस रूप में हो गया